हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। पारदर्शिता के साथ काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले 9 सालों के कार्यकाल में कई बड़े कार्य किए हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए बिना भेदभाव के प्रदेश के हर क्षेत्र में एक समान विकास कार्य करवाया है, जिससे पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सभी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार के कुशल मार्गदर्शन प्रदेश के लिए वरदान साबित हो रहा है। सभी योजनाओं का लाभ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। यही वजह है कि हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होता जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार कभी जाति की राजनीति नहीं करती। हमारी सरकार सदैव अंत्योदय के कल्याण के दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में अभूतपूर्व विकास हुआ है और हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए बिना भेदभाव के प्रदेश के हर एक क्षेत्र में एक समान विकास किया जा रहा है, जिससे पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सभी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उनकी अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा आज विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 2,95,000 रुपए, जो पिछले सरकार के शासनकाल से लगभग दोगुनी। प्रदेश के जीडीपी 13 लाख करोड़ रुपए। उन्होंने कहा कि जीएसटी के तहत प्रदेश में अन्य बड़े प्रदेशों की तुलना में ज्यादा धन संग्रह हुआ। ये दर्शाता है कि हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में विकास की गति को बढ़ाया है और आज हर वर्ग खुशहाल है। देखिए, पर कैपिटा इनकम हमारी 2,95,000 रुपया इस समय पहुंच चुकी है, जो आज से 8-9 साल पहले जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा छोड़ के गए थे वो 1,35,000 छोड़ के गए थे। डबल से भी ज़्यादा हमारी पर कैपिटा इनकम है। और जहां तक आपने बोला जीएसटी, जीडीपी लगभग 13 लाख करोड़ रुपया इस बार की आंकी गई है, क्योंकि आंकलन होते हैं और उस आंकलन में भी केंद्र की सरकार के एजेंसीज, हमारी एजेंसीज कई मिलकर के काम करती हैं, इंडिपेंडेंट एजेंसी भी काम करती हैं। ये कोई ऐसा आंकड़ा तो नहीं होता जो बिल्कुल एकदम नापतोल होता है। एक अनुमान होते हैं और इस अनुमान में हमारी जीडीपी और जीडीपी से ही पर कैपिटा इनकम निकलती है, जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन वो निकलती है। हाँ, जहाँ तक कलेक्शन ऑफ जीएसटी पर कैपिटा कलेक्शन है, वो जितने बड़े राज्य में हरियाणा इज द नंबर 1 द बेस्ट। सबसे ज़्यादा हरियाणा की जीएसटी कलेक्शन है, जिसके कारण से हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी है। हम हर एक काम को, विकास के काम हों अथवा अन्य जो लोगों को कुछ उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए योजनाएं बनानी है, उसमें सब में हम बहुत कंफर्टेबल हैं। हमारा जो एफआरबीएम की रेशो होती है, विद इन दैट रेशो हमारी जो ऋण है, डेट है, वो होता है। और ये जो बाकी चर्चा है विपक्ष के लोग चलाते हैं, मेरा खुला चैलेंज है उनके साथ, हमारी स्थिति उन सबसे बेहतर है पिछले सरकारों से, और आसपास की जो प्रदेश सरकारों की आज की स्थिति है उससे भी बेहतर है। हरियाणा दिवस पर मैं आपके माध्यम से पूरी हरियाणा की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। ये 2023 1966 में बना था, तो कुल मिला के 34 और 23 67 वर्ष हो गए हरियाणा को बने हुए। तो इस 67वें हरियाणा दिवस के अवसर, इसकी पूर्व संध्या पर आपके माध्यम से हरियाणा की जनता को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जनता के सामने सरकार की ओर से 9 उपलब्धियां रखी गयी। सरकार ने करोड़ों रुपए की राशि सिंचाई के कार्यों पर खर्च की और सरकार की ओर से हर एक जिला में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 15 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं और 8 मेडिकल कॉलेज का कार्य पाइपलाइन
हरियाणा और हरियाणा वासियों का विकास मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल गरीब जरूरतमंदों के विकास के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिससे आज प्रदेश के हर एक नागरिक खुशहाल जीवन जी रहा है। जनता टीवी के लिए रोहतक से संजय कुमार की रिपोर्ट। वहीं कोरिया में चल रही एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में हरियाणा के खिलाड़ियों ने एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन दिखाया है, जिसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है। तो आइए ट्वीट देखते हैं कि मुख्यमंत्री ने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है। शानदार। कोरिया में चल रही एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में हरियाणा के होनहार खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। पुरुषों की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में अनीश भानवाल द्वारा कांस्य पदक जीतकर और महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर द्वारा 5वें स्थान पर रहकर पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने पर उन्हें अनंत बधाई और शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है, आप दोनों ओलंपिक में देश के लिए पदक जीतकर दुनिया में भारत का परचम लहराएं, ऐसी कामना करता हूं। खेलों का पावर हाउस कहे जाने वाले हरियाणा का जलवा गोवा में चल रहे 37वें नेशनल गेम्स में भी देखने को मिल रहा है। हरियाणवी खिलाड़ी लगातार मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। सोमवार को हुए फेंसिंग इवेंट में हरियाणा की झोली में स्वर्ण पदक आया है। इसी खेल में टीम इवेंट में राज्य के खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। करनाल की तनिष्का ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर फेंसिंग में हरियाणा का पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। तो 37वें नेशनल गेम्स में हरियाणा का जलवा है। फेंसिंग इवेंट में हरियाणा की झोली में स्वर्ण पदक आया है। करनाल की तनिष्का ने फेंसिंग में दिलाया है स्वर्ण पदक। तो वहीं फेंसिंग के टीम इवेंट में भी हरियाणा ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। 18 गोल्ड मेडल के साथ हरियाणा के खाते में कुल अब तक 45 मेडल आए हैं। स्वर्ण पदक विजेता तनिष्का खत्री ने मुख्यमंत्री का यहां पर आभार भी व्यक्त किया है। तनिष्का खत्री ने हरियाणा सरकार की खेल नीतियों की भी यहां पर सराहना की है। इनाम राशि के साथ साथ प्रैक्टिस के दौरान भी काफी मदद मिलती है, ये तनिष्का खत्री की ओर से कहा गया है। आज हरियाणा भवन में एमएसएमई के संवर्धन और विकास के संबंध में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI के एमएसएमई समिति के अध्यक्ष पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से यहां पर मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आगामी एसएमबी कमेटी के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित भी किया है। त्योहार के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल आए दिन प्रदेशवासियों को एक बड़ा तोहफा प्रदान करते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दीपावली के अवसर पर नगर निगम, नगर परिषद और समितियों के मेयर, अध्यक्ष सहित सदस्यों के मानदेय में बेमिसाल बढ़ोतरी की यहां पर घोषणा की है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल त्योहारों के मौके पर प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा देते रहते हैं। इन सब की बानगी तब देखने को मिली जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दीपावली त्योहार के शुभ अवसर से पहले बड़ा तोहफा देते हुए नगर निगम, नगर परिषद और समितियों के मेयर और अध्यक्ष सहित सदस्यों के मानदेय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ा हुआ मानदेय 1 अक्टूबर 2023 से दिया जाएगा। हमारे जो स्थानीय निकाय हैं, इसमें ग्रामीण क्षेत्र के और शहरी निकाय के पिछले दिनों में उनके साथ मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने डिमांड रखी थी अपने कुछ मानदेय बढ़ाने के लिए। तो मानदेय का इस प्रकार से है कि जो जिला परिषद है, वो जिला परिषद में अभी तक उनको मानदेय मिलता है 10,000 रुपये महीना, और अब उनका अगले महीने से 1 नवंबर से ही ना सर 1 अक्टूबर से तो उनकी मीटिंग अक्टूबर में हो गई थी, तो उनको आश्वासन दे दिया था। ठीक है, 1 महीना और बढ़ गया इसमें, तो 1 अक्टूबर से 10,000 पहले था, अब इसको 20,000 रुपया कर रहे हैं महीने का। 20 डबल। वाइस प्रेसिडेंट 7.5 से 15, मेंबर 3 से 6, यानी लगभग एकदम डबल। पंचायत समिति 7.5 से 15, यानी जो चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन
3.5 से 7, मेंबर 1600 से 3000। इस प्रकार से इनका ये सरपंच और पंच का हमने पहले मई में बढ़ा दिया था। ऐसे ही म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मेयर, इनको पहले मिलता था 20,500, अब इनको मिलेगा 30,000। सीनियर डिप्टी मेयर 16,500 से 25,000, डिप्टी मेयर 13,000 से 20,000, काउंसलर 10.5 से 15,000, ये कॉर्पोरेशन में। देन म्यूनिसिपल काउंसिल, प्रेसिडेंट 10.5 से 18, वाइस प्रेसिडेंट 7.5 से 12, काउंसलर 7.5 से 12। देन म्यूनिसिपल कमेटी, प्रेसिडेंट 6.5 से 10, वाइस प्रेसिडेंट 4.5 से 8, काउंसलर 4.5 से 8। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार की ओर से हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों और आपातकालीन पीड़ितों और विधवाओं को 10,000 रुपए की मासिक पेंशन की सुविधा दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज इस पेंशन राशि को बढ़ाकर 15,000 रुपए किया जाता है। हिंदी आंदोलन, सत्याग्रही और आपातकाल पीड़ित, ये जो हमारे बंधु हैं, अब उनकी ओर से भी ये विषय आया कि पत्रकार ज्यादा प्यारे हैं आपको, हमारी चिंता नहीं है, और मैं आज ये भी घोषणा करता हूँ कि उनको भी 10,000 की बजाय 15,000 रुपया दिया जाएगा पेंशन का। मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा देते हुए सरकारी कर्मचारियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की। अब 1 जुलाई 2023 से हरियाणा के लगभग 3.5 लाख कर्मचारियों को भी अतिरिक्त 4% डीए का लाभ मिलेगा। डीए की जो किस्त है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 42% से 46% कर दी है, तो उसको अभी तक तो हमने नहीं इसको बढ़ाया था, लेकिन क्या आज ही घोषणा करनी है? जब मर्जी कर दो है तो ठीक है। इसको 42 से 46% जुलाई 2023 से ही लागू करने की मैं घोषणा करता हूँ, और जो इसके एरियर हैं यानी जुलाई से जो सितंबर तक के, उनको भी दिसंबर के महीने में दे दिया जाएगा। हरियाणा और हरियाणा वासियों का उत्थान मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मुख्य उद्देश्य है। यही वजह है कि हरियाणा प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होता जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 9 साल के रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कहा कि हरियाणा के विकास की दशा और दिशा को बदलने का काम किया है, जिससे आज हर क्षेत्र में पारदर्शिता आई है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने पिछले 9 साल के कार्यकाल के उपलब्धियां गिनवाते हुए कहा कि हमारी सरकार ने जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद से ऊपर उठकर काम किया है। हरियाणा के विकास की दशा और दिशा पूरी तरह बदली है। प्रदेशवासियों को सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने कई बेहतर कदम उठाए हैं। इसके लिए स्वास्थ्य आधारभूत ढांचा विकसित करने पर जोर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग में जैसा चिरायु और आयुष्मान का मैंने बताया ही है कि बहुत बड़ी सुविधा हमने दी है। साथ ही हमने मेडिकल कॉलेजेस की संख्या हर जिले में एक बनाने की जो बात थी, घोषणा सब जिलों की हो गई है। कुछ जिले पाइपलाइन में यानी अभी है, जमीनें वगैरह ली जा रही हैं, कुछ जगह निर्माण कार्य शुरू हो गया, कई जगह उसके उद्घाटन भी हो गए हैं। आंकड़ों के रूप में यदि बताता हूं तो जो वर्किंग मेडिकल कॉलेज 2014 में 6 थे, आज वर्किंग मेडिकल कॉलेज सरकारी तौर पर ये 15 है। प्राइवेट नहीं, इसमें प्राइवेट है, प्राइवेट मिला के तो 6 थे प्राइवेट मिला के, आज वो 15 है। और नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स का अगर MBBS की बात करूं तो उस समय 700 एडमिशन होते थे, क्योंकि तो निश्चित है एडमिशन तो सरकार के माध्यम से ही होते हैं। आज ये एडमिशन हो गए 2185, मोर देन 3 टाइम्स। और अब जो बाकी 8 मेडिकल कॉलेज और हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं, बन रहे हैं या घोषणाएं हो चुकी हैं, बहुत जल्दी उसको भी आगे बढ़ाएंगे। ये सब बनने के बाद ये संख्या 23 तो हो ही जाएगी, तब तक और हो सकता है। प्राइवेट वाले भी कुछ आने की इच्छा करते हैं। 25 मेडिकल कॉलेज अगर होते हैं तो 3,500 MBBS की सीटें आने वाले 3-4 साल के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया है। इसके अलावा अंबाला सिविल अस्पताल
अंबाला छावनी में कैंसर के इलाज के लिए अटल कैंसर केयर केंद्र की सेवाएं शुरू की गई है। देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय, कहीं आयुष विद्यालय नहीं है, तो श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय ये भी हरियाणा में बनाया। आयुष को बढ़ावा देना ये हमारी प्राथमिकता है। अभी पिछले दिनों में एक जगह आया कि आयुष का बजट बहुत लगेगा इसमें, तो हमने कहा भी आयुष का बजट लगाने में आपत्ति इसलिए नहीं है कि आयुष के बाद लोग बीमार कम हों, और अगर बीमार कम होंगे तो हमारा हेल्थ का बजट कम हो जाएगा। अल्टीमेटली तो शरीर के ऊपर लगने वाला बजट, वो स्वस्थ रहें इस पर लगाना ज़्यादा लाभकारी है। बीमार हो करके इलाज कराएं, अस्पताल में जाएं, डॉक्टरों की जरूरत पड़े, वो खर्च ज़्यादा है। बीमार न हो ऐसे हम योग के माध्यम से, खान पान के माध्यम से आते सुधर जाए, या आयुष की पद्धति से इलाज हो, तो इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने और रोजगार परक शिक्षा के लिए कई पहल की है। बचपन से ही खेल खेल में शिक्षा प्रदान करने के लिए 4000 प्लेवे स्कूल खोले, जिन्हें अब बाल बाटिका के नाम से जाना जाएगा। हमारे यहाँ जो आंगनवाड़ी इसको अपग्रेड करके प्लेवे स्कूल 4000 की पहले हमने बनाए हैं, और एक नए 4000 की घोषणा की है। कल ही एक कार्यक्रम में घोषणा की है कि आगे से प्लेवे स्कूल जो हैं उनका नाम रहेगा बाल वाटिका। और उसमें चूँकि नई शिक्षा नीति में अब ये प्लेवे स्कूल जो हैं यानी बाल वाटिका जो हैं वो शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही आएंगे, लेकिन सहज आएंगे। जब तक वो बाल वाटिका में शामिल नहीं होते, आंगनवाड़ी में है, तब तक उसमें रहेंगे। जैसे वो आंगनवाड़ी से और स्कूलों में जाते जाएंगे, फिर वो शिक्षा विभाग के साथ जुड़ जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज प्रदेश का हर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग जुड़ा है। वर्तमान में 8 राजमार्गों का कार्य पूर्ण और 12 का प्रगति पर है। दिल्ली के चारों तरफ यातायात को सुगम करने के लिए कुंडली मानेसर पलवल और कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे बनाएं और उन पर यातायात सुगमता से जारी है। हर जिला जो है एक दूसरे से नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है, ये तो है ही है। साथ में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट 152D, अब ये दक्षिण हरियाणा के लिए इतनी एक देन है कि जो यहाँ से जो 6, 7, 8 घंटे लगते थे, अब मुझे लगता है कि अम्बाला से शायद 4 घंटे में नारनौल पहुँच सकते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा KMP अपने आप में, यानी दिल्ली के अंदर जो लोग फंस जाते थे, जिनको गुड़गांव, फरीदाबाद या पलवल जाना होता था, उनके लिए इट्स अ बोन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमने मिशन मेरिट शुरू किया और पारदर्शिता के आधार पर 1,10,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी है और 60,000 नौकरियां और देने की तैयारी है। भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने ग्रुप C और D की भर्तियों में साक्षात्कार समाप्त करने का काम किया है। निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती, इसकी कहानी किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे कैसे भर्तियां पहले होती थी। आज मैं ये कह सकता हूँ कि 10 साल में 1/3 हमारा जो टोटल अमला है कर्मचारियों का, 1/3 रिप्लेस हो चुका है इन 10 सालों में, 1,10,000। और अगले 5 साल में, अभी तो 10 साल में किया है, अगले 5 साल में 1/3 और भी कर देंगे। बल्कि वैसे तो इसी साल में एक 60,000 के आसपास नए लोग आएंगे, तो फिर ये 60,000 आने के बाद तो लगभग आधा ही हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन आपको वर्किंग सिस्टम में, सरकारी सिस्टम में देखने को मिल भी रहा है और आगे मिलेगा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने जहां युवाओं, महिलाओं, किसानों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है, तो वहीं सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण पर भी विशेष ध्यान देने का काम किया है, जिससे लोगों में उत्साह भरा है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही जवाब है सी, 1 मई 2016। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं गुरुग्राम से सूरज शर्मा। सूरज, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी।
अब वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनके कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र सहरावत, जो कि 9 से उपनिदेशक के पद पर काबिज हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। हम पशुपालन एवं डेयरी विभाग में 5-6 सालों से ये पशुधन बीमा योजना चल रही है। हरियाणा सरकार की ये बहुत बढ़िया योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि पशु को आर्थिक जोखिम फ्री करना, पशुपालकों को। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुधन बीमा योजना है। इसमें पशुपालकों को बीमा करने के लिए सरल पोर्टल पर अप्लाई करना पड़ता है। इसके तहत आप अपनी निकटतम पशु संस्था से संपर्क कर सकते हैं कि हमें अपने पशुओं का बीमा करवाना है। इसमें प्रत्येक परिवार 5 अपने पशुओं का बीमा करवा सकता है। विस्तृत जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारी स्कीम के अंदर 2 प्रकार से पशुओं को वर्गीकृत किया गया है, एक बड़ा पशु, एक छोटा पशु। बड़े पशु के अंदर गाय, भैंस, घोड़ा, खच्चर, ऊंट ये हैं। छोटे पशु में भेड़, बकरी, सूअर ये हैं। तो 1 यूनिट हमने बड़ी भैंस को, मतलब बड़े पशु को माना गया है। आप प्रत्येक परिवार इस तरह 5 पशुओं का बीमा करवा सकता है। छोटे पशु को 1 यूनिट 10 माना गया है। जैसे 1 यूनिट एक गाय, जैसे मानेंगे एक भैंस मानेंगे तो 10 भेड़ या बकरी या सूअर माने जाएंगे, तो 50 उनका बीमा हो सकता है। इसमें पहली बार ये सुविधा दी गई कि गौशाला वाले भी अपने 5 पशुओं का बीमा इस स्कीम के तहत करवा सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात, विशेषता ये रखी गई कि अनुसूचित जाति के जो भी पशुपालक हैं उनका बिल्कुल निःशुल्क बीमा है। उनका चाहे बड़ा पशु हो, छोटा पशु हो, सबका निःशुल्क बीमा किया जाएगा। जो अन्य लाभार्थी हैं, पशुपालक हैं, उनके लिए उनके दुग्ध उत्पादन के हिसाब से इनका अंशदान रखा गया है। उसमें 100, 200, 300, जैसे दूध उत्पादन ज्यादा है तो 200 है, जैसे जो नॉर्मल जो यहाँ पे है उसमें 100 रुपये में 1 वर्ष का बीमा हो सकता है। इस बीमे के अंदर 2 प्रकार की कवरेज की गई है। एक तो आकस्मिक डेथ हो जाए, जैसे कि बीमारी से हो जाए, दूसरा किसी दुर्घटना से डेथ हो जाए। दुर्घटना से जो भी डेथ होती है वो जिस दिन भी बीमा होगा, जिस दिन भी पशु चिकित्सक उसका हेल्थ सर्टिफिकेट जारी करेगा, टैग लगाएगा, कान में 12 अंकों का, उसी दिन से शुरू हो जाएगा। और जहां तक आकस्मिक डेथ की है जो कि बीमारी से हो सकती है, वो 21 दिन बाद बीमा कवरेज शामिल होगा। ये 1 साल के लिए बीमा है। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। अभी तक मेवात 9 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5000 बीमा हो चुके हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा में कौशल रोजगार निगम पोर्टल को कब लॉन्च किया गया था? ए 19 नवंबर 2021, बी 1 नवंबर 2021, सी 12 मार्च 2022, डी 21 अक्टूबर 2021। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है। क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा, तभी प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो पाएगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।